हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अप्लाइड फिजिक्स चैनल पर। आज की इस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फिजिक्स में। तो हमने यूनिट नंबर 5, यूनिट 6 और यूनिट 7 से इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं परीक्षा के लिहाज से। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने 4 यूनिट की में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वीडियो हमने पहले ही बना दी है। तो उस 4 यूनिट के बाद यूनिट 5 और 6 और 7 3 यूनिट के लिए आज इस वीडियो को हम तैयार कर रहे हैं। तो इसमें से 50% यूनिट तो 3 हैं, लेकिन 50% यहीं से सिलेबस आता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ से हमने पहला जो चैप्टर है इसमें यूनिट नंबर 5 का ग्रहों एवं उपग्रहों की गतियाँ, यानी मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, इसमें से केपलर के नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको तो आपको तैयार करके जाना ही है। केपलर के तीनों नियमों को आपको तैयार करना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आगे है आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम में न्यूटन जी ने फॉर्मूला जो दिया है वो है F = G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या होती है, m1 m2 दो पिंडों के द्रव्यमान हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पूछा जाता है, ये फॉर्मूले सहित आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम याद करना है। अगला टॉपिक है स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी क्या होती है? गुरुत्वीय त्वरण, आप जानते हैं। कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसमें क्या संबंध है? स्मॉल जी का फॉर्मूला है कैपिटल जी m/r²। ये फॉर्मूला इसमें पूछा जाता है, तो ये रिलेशन के लिए भी आपको याद करना है। भारहीनता क्या होती है? जब स्मॉल जी की वैल्यू 0 हो जाती है तो वहाँ पे भारहीनता महसूस की जाती है, यानी भार होता ही नहीं ऐसा लगता है। तो ये कहाँ हो सकता है? पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र पर, सेंटर पे जाके स्मॉल जी का मान 0 हो जाता है, तो वहाँ पे भारहीनता महसूस की जाती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसके बारे में आपको फॉर्मूला याद करना है। स्थितिज ऊर्जा को यूँ कहते हैं। उपग्रहों के प्रकार। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है, और जो सूर्य के चारों ओर यानी किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर उपग्रह के प्रकार पूछे गए हैं। इसमें से तुल्यकालिक उपग्रह, इसको कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका तुल्यकालिक उपग्रह, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है हमारा पलायन वेग तथा कक्षीय वेग। पलायन वेग क्या होता है और कक्षीय वेग क्या होता है? तो पलायन वेग और कक्षीय वेग के लिए फॉर्मूला है, पलायन वेग का है VE = √2GRE। कक्षीय वेग के लिए फॉर्मूला है VO √GRE। तो यहाँ पर पलायन वेग वो वेग होता है कि ऐसा वेग जिससे किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाती है और पृथ्वी पर लौटकर नहीं आती है, उसको हम पलायन कहते हैं, यानी वो पिंड पलायन कर जाता है। कक्षीय वेग वो वेग होता है, ऐसा वेग जिससे फेंका गया पिंड पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, उसे हम कक्षीय वेग कहते हैं। पलायन वेग की वैल्यू यहाँ पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में इतनी दूर चला जाए पिंड कि 11.2 किलोमीटर पार कर जाए, तो वो पिंड कभी भी पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा, उसको हम पलायन वेग कहते हैं। अगला है गुरुत्वीय क्षेत्र एवं गुरुत्वीय विभव। इसके लिए भी आपको पढ़ के जाना है कि गुरुत्वीय विभव क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला आपको याद करके जाना है। तो आगे स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। जब पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो स्मॉल जी का मान घटता है, और पृथ्वी तल से नीचे जाते हैं तब भी पृथ्वी स्मॉल जी का मान घटता चला जाता है। मतलब पृथ्वी के अंदर गहराई तक सेंटर की ओर जाएं तब भी हमारा स्मॉल जी का मान घटता है। मतलब ये कि पृथ्वी तल पर स्मॉल जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है आप जानते ही होंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं।
ये भूमध्य रेखा से 45 अंश के कोण पर अक्षांश पर ये वैल्यू नापी गई है। क्योंकि स्मॉल जी का मान थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, इसलिए स्मॉल जी की वैल्यू 45 डिग्री के अक्षांश पर ली गई है पृथ्वी के भूमध्य रेखा से, विषुवत रेखा से। तो पहली यूनिट से आपको ये टॉपिक याद करके ही जाने हैं, इनको तैयार आपको करना ही है। यूनिट नंबर 6 से देखिए कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 6 है द्रव्य के गुण। तो द्रव्य के गुण कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें से आपका देखो पहला टॉपिक है प्रतिबल, प्रतिबल एवं विकृति। प्रतिबल और विकृति क्या होती है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस बल के कारण वस्तु में के आकार में और उसकी आकृति में कुछ परिवर्तन आ जाता है, उसी को हम कहते हैं विकृति, यानी कि उसके रूप में परिवर्तन आ जाना, रूप में परिवर्तन हो जाना ही विकृति कहलाता है। इनके बारे में आपको पढ़ना है। हुक का नियम, हुक के नियम का फॉर्मूला है प्रतिबल और विकृति का रेशियो, प्रतिबल और विकृति का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है, उस नियतांक को यहाँ पे कहा गया है कैपिटल ई, इसे हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो हुक का नियम आपको तैयार करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ये भी आपको कई बार पूछा गया है, इसको भी आपको तैयार करके ही जाना होगा। स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है, स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है, इसको आपको सिद्ध करके लाना है कि स्टील क्यों प्रत्यास्थ है रबर से, या स्टील रबर से प्रत्यास्थ है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक के फॉर्मूले से आपको ड्राइव करना है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोल हो जाती हैं। वर्षा पानी का जो ऊपर का पृष्ठ है वो सिकुड़ने का प्रयास करता है, उस सिकुड़ने के प्रयास करने के कारण ही कि पानी अपने आप में कम से कम एरिया, कम से कम वॉल्यूम घेरना चाहता है, कम से कम आयतन घेरना चाहता है। तो कम से कम आयतन जो होता है वो एक गोले का ही होता है, इसलिए वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती हैं। तो ये पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला है T = F/A, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। अगला पॉइंट पूछा जाता है, जल कांच को तो भिगोता है लेकिन पारा कांच को नहीं भिगोता। जल को हम कांच के ऊपर डालते हैं तो कांच भीग जाता है, लेकिन पारे को हम कांच के ऊपर डालते हैं तो पारा कांच को भिगोता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए आपको समझने के लिए आपको ससंजक बल और असंजक बल पढ़ने पड़ेंगे। ससंजक बल क्या होते हैं, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला बल ससंजक बल होता है, अलग अलग पदार्थों के बीच में जो बल लगता है उसे आसंजक बल कहते हैं। तो आसंजक बल अधेसिव फोर्स होता है, ससंजक बल कोहेसिव फोर्स होता है। जैसे कि पानी और पानी के अणुओं के ही बीच में बल लगेगा उसे ससंजक बल कहेंगे। पानी को कांच पे डालते हैं तो पानी के अणु और कांच के अणुओं के बीच में बल लगेगा, उसे आसंजक बल कहेंगे। तो जल कांच को इसलिए भिगो पाता है क्योंकि इसमें आसंजक बल का मान ज़्यादा होता है ससंजक बल से, इसलिए जल कांच को भिगो देता है और पारा कांच को भिगोता नहीं है, क्योंकि पारे के लिए आसंजक बल का मान कम होता है ससंजक बल से, इसलिए नहीं भिगोता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना होगा। केशकात के उदाहरण और स्पर्श कोण क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है कि केशकात का मतलब आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पेड़ है, पेड़ में जो पानी टहनियों तक, ऊपर पत्तों तक पहुंचता है, वो उसकी जड़ों से के माध्यम से ऊपर जाता है। तो वो जड़ों के माध्यम से जो ऊपर पहुंचता है वो केश नलियों के द्वारा ऊपर चढ़ता है। ये घटना आपकी केशकात कहलाती है, क्योंकि केश का मतलब बाल के समान नलियां होती हैं, उनमें पानी ऊपर चढ़ के जाता है। और ये आपके एग्जाम्पल हैं। अगला है इसी का श्यानता क्या होती है और श्यानता गुणांक क्या होता है। श्यानता, शहद और पानी की श्यानता की बात करें तो शहद की श्यानता ज़्यादा होती है, पानी की श्यानता कम होती है। कारण क्या है कि शहद की परतों के बीच में,
जो लगने वाला जो श्यान बल है, विस्कस फोर्स है, वो ज़्यादा होता है पानी की अपेक्षा, इसलिए शहद गाढ़ा भी होता है और उसकी श्यानता भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर श्यानता गुणांक के लिए फॉर्मूला आपको देखो ये दिया गया है। श्यानता गुणांक का फॉर्मूला है एफ डेल्टा एक्स अपॉन ए डेल्टा बी पास्कल सेकेंड, ये इसका मात्रक है। इससे हम ईटा की विमा भी यहाँ से निकाल सकते हैं और इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। विमा भी पूछी जाती है, मात्रक भी वो आपको तैयार करना होगा। स्टोक का नियम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। स्टोक ने कि श्यान बल जब किसी गोल गेंद को, किसी या ठोस धातु को जो कि गोल हो, किसी द्रव में यानी कि पानी में डुबोया जाता है, ऊपर छोड़ा जाता है, तो वो जो गोली है नीचे की ओर गति करने लगती है, तो तुरंत उसके अपोजिट में एक श्यान बल कार्य करता है। तो उस श्यान बल का मान कितना होगा, उसके लिए स्टोक जी ने बताया है कि श्यान बल का आपका फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर बी। ईटा क्या है, श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। स्टोक के नियम से ईटा का मान कैसे निकालेंगे, वो भी आपका स्टोक के नियम से ईटा के मान के लिए ये फॉर्मूला है और इसका हम डेरिवेशन भी पूछा जाता है। ये आपको डेरिवेशन आपको तैयार करना होगा। ईटा का है 2/9 आर स्क्वायर जी रो एस माइनस के रो एल अपॉन वी। तो वी है उसका वेग है, रो एस क्या है, जिस गेंद को ठोस को आप डाल रहे हैं उसका घनत्व है, रो एल क्या है, जिस द्रव में डाला जा रहा है उस द्रव का घनत्व है, आर है उस गोली की त्रिज्या। आगे देखिए सीमांत वेग क्या है, विक्षुब्ध प्रभाव क्या है। सीमांत वेग एक ऐसा वेग होता है कि जब किसी वस्तु को, गोल गेंद को किसी द्रव में डालते हैं तो वो नीचे की ओर गति करती है। तो एक स्थिति ऐसी, जैसे वो नीचे की ओर गति करती है तो श्यान बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। तो वो श्यान बल और नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्व बल दोनों बराबर हो जाते हैं। तो वस्तु जो नीचे की ओर गिर रही है उसका वेग एक कांस्टेंट हो जाता है। जिस किसी वस्तु को हम ऊपर से डालते हैं तो उसका वेग बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे ही किसी द्रव में डाला जाता है तो वहाँ श्यान बल भी अपोजिट में कार्य करता है। तो उस गोली या उस गेंद जो आपने सॉलिड लिया है उसका वेग कांस्टेंट हो जाता है, बढ़ना बंद हो जाता है। उसी वेग को कहते हैं सीमांत वेग। विक्षुब्ध प्रभाव क्या होता है कि जब पानी एक जगह से दूसरी जगह बहता है, जैसे कि नदियों में पानी बहता है, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी नदियों में इतनी तेजी के साथ पानी बहता है कि पानी ऊपर नीचे की ओर होता है और काफ़ी ऊपर तक उठता है। तो उसे ही हम विक्षुब्ध प्रभाव कहते हैं। पानी की या किसी द्रव की टेढ़ी मेढ़ी गति ही विक्षुब्ध प्रभाव कहलाती है। ये कब होती है, जब द्रवों का वेग एक कांस्टेंट वेग से अधिक हो जाता है, मतलब क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है। बर्नौली की प्रमेय, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बर्नौली की प्रमेय का देखिए फॉर्मूला है P + 1/रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट। ये बर्नौली की प्रमेय में है। P क्या है, दाब ऊर्जा है, 1/रो वी स्क्वायर क्या है, गतिज ऊर्जा है, ये आपकी स्थितिज ऊर्जा है। हम कहेंगे दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा कांस्टेंट रहता है। यही बर्नौली की प्रमेय है। तो ये बर्नौली की प्रमेय भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेनॉल्ड संख्या क्या है, रेनॉल्ड संख्या से हम पता कर पाते हैं कि बहते हुए वेग का प्रवाह कैसा होगा, विक्षुब्ध होगा या धारा रेखीय होगा। तो रेनॉल्ड संख्या का ये आपका फॉर्मूला है रो वी डी अपॉन ईटा। क्रांतिक वेग के लिए क्या है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, वी सी बराबर है आर ई ईटा अपॉन रो डी। ये क्रांतिक वेग का फॉर्मूला है। इन दोनों पर न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछे जाते हैं और खासकर इस पर न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। अब देखिए यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। तो ऊष्मागतिकी का मतलब ही है कि ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी। तो इसमें हमने लिखा है ऊष्मा संचरण की विधियाँ। ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ हैं। चालन विधि से, ये ठोसों में होती है। एक तरफ हम किसी ठोस को गर्म करते हैं जैसे लोहे को, तो दूसरी तरफ भी वो गर्म होने लगता है। इसका मतलब ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसे कहेंगे चालन विधि से, ये ठोसों में होती है।
दूसरा है आपका संवहन विधि। ये द्रव में होती है, पानी को गर्म किया जाता है, नीचे से हम गर्म करते हैं तो पानी ऊपर भी गर्म हो जाता है, तो नीचे के अणु ठंडा हल्के होकर के ऊपर पहुंचते हैं, ऊपर के भारी अणु ठंडे नीचे पहुंचते हैं। तो ये संवहन विधि से ऊष्मा का ट्रांसफर होता है। अगला है विकिरण विधि क्या होती है। विकिरण विधि, सूर्य से जो ऊष्मा आती है हमारी पृथ्वी पर वो विकिरण के द्वारा आती है, इसे हम कहेंगे विकिरण विधि से ऊष्मा का संचरण हो जाना। ऊष्मा चालकता गुणांक के लिए देखिए फॉर्मूला ये होता है K बराबर QL A डेल्टा थीटा इंटू T। डेल्टा थीटा का मतलब है θ2 माइनस θ1, यानी टेम्परेचर में से घटा के लेंगे। ऊष्मी प्रसार, ऊष्मी प्रसार भी आपका 3 प्रकार का है, यानी ऊष्मा की वजह से कैसे प्रसार होता है। किसी तार की लंबाई में यदि प्रसार हो रहा है, लंबाई बढ़ रही है ऊष्मा की वजह से, तो हम कहेंगे रेखीय प्रसार हो रहा है। यदि उसमें क्षेत्रफल में प्रसार हो, यानी लंबाई भी बढ़े और चौड़ाई भी बढ़े, तो हम कहेंगे सतही प्रसार कह सकते हैं। आयतन प्रसार वो होगा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही बढ़ते हैं, तो उसे हम आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। किसकी वजह से ये प्रसार हो रहा है? ऊष्मा की वजह से। टेम्परेचर हम देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनमें प्रसार होता है। कार्य एवं ऊष्मा की तुल्यता, कार्य में और ऊष्मा में क्या तुल्य है, क्या इक्विवेलेंट है इनमें, ये आपको पढ़ना है। किसी ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा कृत कार्य, इसमें कार्य W के लिए फॉर्मूला लिखना है। ऊष्मागतिकी निकाय सिस्टम द्वारा किया गया कार्य। ऊष्मागतिकी के 3 नियम हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको तो आपको याद करना ही है। इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऊष्मागतिकी के 3 नियम हैं, इनको आपको पढ़ना है। पहला नियम क्या है देखिए, शून्य का नियम है। फिर दूसरा नियम क्या है, प्रथम नियम है, और अगला है द्वितीय नियम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तीनों नियमों को पढ़ के जाना है। एक नियम अवश्य ही पूछा जाएगा, 100% पूछा जाता है। रुद्धोष्म प्रसार क्या है? रुद्धोष्म प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा का बाह्य वातावरण से आदान प्रदान नहीं होता, यानी कि कोई जो सिस्टम है वो ऊष्मा ना तो बाहर देता है और ना ही ऊष्मा बाहर से लेता है, तो हम इसे ऊष्मी प्रक्रम कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा और आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी के बारे में भी पढ़ना है, विशिष्ट स्पेसिफिक हीट के बारे में भी आपको पढ़ना है। ऊष्माधारता के लिए देखिए फॉर्मूला क्या है, Q बराबर MS डेल्टा T। आपको ये फॉर्मूला आपके याद है, इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है। मेयर का सूत्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऊष्मागतिकी के नियम और मेयर का सूत्र क्या है, Cp माइनस Cv बराबर R। ये डेरिवेशन भी पूछा गया है कई बार, इसलिए आपको ये भी तैयार करना ही होगा। कार्नोट ऊष्मा इंजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कार्नोट ऊष्मा इंजन। कार्नोट वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक ऐसे ऊष्मा इंजन का काल्पनिक रूप से भविष्यवाणी की और ये बताया कि एक ऐसा इंजन भी बनाया जा सकता है जिसकी दक्षता 100% हो सकती है, मतलब कि इनपुट जितनी देंगे उतनी ही आउटपुट मिले, यानी कि कोई भी पावर लॉस नहीं होगी। ऐसा होना संभव नहीं है, फिर भी इन्होंने कहा कि लगभग ऐसा किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं कार्नोट का ऊष्मा इंजन। समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला दिया है, W बराबर है 2.3026 nRT log 10 P1 अपॉन P2। तो दोस्तों आपको ये 3 यूनिट से इतने ये टॉपिक आपको तैयार करने हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत आसानी के साथ आप याद कर पाएंगे। आपको किसी भी टॉपिक पर यदि कोई वीडियो चाहिए होती है तो आप हमें कमेंट करें ताकि हम आपको उस पर वीडियो बना पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।